हेलो स्टूडेंट्स, आज सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर बच्चों नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। ये जो चैप्टर है वो भूगोल का है, ठीक है। भूगोल चैप्टर है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, आपका ही बुक है ये। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है संसाधन, ठीक है बच्चों। संसाधन होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कहानी दे रखा है। क्या दे रखा है? लिखा है मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। यानी मोना और राजू क्या कर रहे थे? तो अम्मा की हेल्प कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। यानी कि ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उपयोगी मतलब क्या होता है? तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अम्मा ने कहा, तो अम्मा ने कहा कि हमारे लिए बहुत जरूरी है ये सब। आगे लिखा हुआ ये संसाधन है, संसाधन, ठीक है बच्चों। देखो चैप्टर नाम भी यही था। लिखा संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। तो राजू ने पूछा कि अम्मा ये संसाधन क्या होता है, ठीक है। तो अम्मा ने क्या बताया? अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है, ठीक है बच्चों। किसको? तो वो सब चीजें जिसका हम यूज अपने उपयोग के लिए करते हैं, जो हमारे यूज के लिए होता है, उन सबको क्या कहते हैं हम लोग? उसी को हम संसाधन कहते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपको समझा देता हूँ, जो चीज हमारे लिए जरूरी होता है उसी को हम संसाधन कहते हैं। जैसे आपके लिए क्या जरूरी है? तो कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल, जूते, है ना, आपके कपड़े, ये सब क्या है? तो आपकी आवश्यकता है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। आपके लिए पंखा, घर, ये सारी चीजें क्या है? तो ये सब संसाधन होता है। अब सवाल है कि संसाधन क्या नहीं होता है, ठीक है। क्या सवाल पूछा है मैंने? संसाधन क्या नहीं होता है? तो जो चीजें हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसे हम संसाधन नहीं बोलेंगे। जैसे कूड़ा हो गया, कूड़ा हमारे लिए कोई जरूरी नहीं होता, हम उससे फेंक देते हैं, तो वो क्या हुआ हमारे लिए? तो हमारे संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये समझना है कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन वो चीज होता है जो हमारे लिए उपयोगी होता है। जैसे कि हमारे लिए हमारा घर हो गया, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आगे आओगा। आगे आते हैं तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। लेकिन अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण होता है जांच कीजिए, है ना, ऑब्जर्व कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को सब पहचान में सक्षम होंगे। यानी आप पहचान जाएगी संसाधन क्या है। जैसे कि अगर आप स्कूल में हो तो आपके लिए जो डेस्क है वो संसाधन है, वो जो टीचर है वो भी संसाधन है, आपको वो पढ़ाएंगी, ठीक है। लेकिन आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं वो आपको अपने घर में जिस विद्युत होता है, बिजली, ठीक है, बिजली होता है ये, वो उपयोग करते हैं, वो हमारा संसाधन है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया या रिक्शा हो गया या पाठ्य पुस्तक हो गया, जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया होगा या मम्मी ने किया होगा, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वे सब भी ये क्या है? संसाधन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन बेसिकली होता क्या है। तो वो लिखा है जल, विद्युत यानी कि बिजली, है ना, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ न कुछ जैसा है। उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है या किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा उसकी प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कि एक वस्तु की जो उपयोगिता है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो संसाधन है, और अगर वो हमारे यूजफुल नहीं है तो हमारे लिए क्या है? वो संसाधन नहीं होगा। अब जैसे कि हम एक पेन से लिखते हैं, ठीक है बच्चों, तो जब तक पेन चल रहा है वो हमारे संसाधन बन जाएगा, लेकिन जब वो पेन हमारा खत्म हो जाता है तो हमारा संसाधन नहीं होगा। तो सवाल यहाँ पे वही दे रखा है कि उसके प्रयोज्यता होता है उसके यूज पर। अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो संसाधन है, नहीं कर रहे हैं तो वो संसाधन नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे लिखा है राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, कैसे कोई चीज संसाधन बन जाती है, वो राजू जानना चाहता है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। अम्मा ने क्या बताया कि जब कोई वस्तु संसाधन तब बनता है जब वो उसका यूजफुल होता है, ठीक बच्चों, उसका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होता है, अम्मा ने कहा। तो जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो पैसे से आती हैं, चाहे फ्री में भी आता हो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है। जैसा कि हवा तो पैसे में नहीं आता लेकिन है हमारे लिए मूल्यवान, वो भी हमारा क्या है? एक संसाधन होता है, ठीक है बच्चों।
तो वही यहाँ बताया गया है। मूल्य का अर्थ है महत्व होना, यानी कि एक प्राइस होता है उसका महत्व होता है। लेकिन कुछ संसाधनों को का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ चीज़ों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी हम इससे कुछ खरीद के ले आते हैं, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, यानी कुछ हम खरीद के नहीं लाते हैं, उसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता। लिखा है उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु मतलब सोना, चांदी, लोहा, है ना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनमें हमें खरीदना पड़ता है। लेकिन मनोरम दृश्य, भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। देखो भूदृश्य होता है सीनरी, आप लोगों ने ऐसा सीनरी देखा होगा कभी ना कभी, तो इसका कोई देखने में पैसा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए संसाधन ही होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये दोनों क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब कैसे करते हैं, अब मान लीजिए कि हमारे पास धातु नहीं रहेगा तो हम घर कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है धातु से ही घर बनता है, लोहे से ही घर बनता है, दरवाजे बनते हैं। और बोला गया अगर पहाड़ नहीं होगा ना, मनोरम भूदृश्य, यानी कि अगर जमीन नहीं होगा आसपास, अगर मैदान नहीं होगा तो हम कहाँ पर खेलेंगे, हम कहाँ घूमेंगे, है ना। तो हमारे लिए जरूरत दोनों हैं, तो दोनों क्या हमारे क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। आगे लिखा है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी समय के साथ वो कुछ और महंगा हो जाते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, यानी कि जो दादी जो घर के नुस्खे बताती है कि पेट दर्द में ये खा लो तो आराम मिल जाएगा, सर दर्द में ये खा लो तो आराम मिल जाएगा, अगर तुम्हें जुकाम हो गया है तो तुलसी के पत्ते खा लो तो आराम मिलेगा। तो ऐसा अगर हम लोग घर में करते हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं है, यानी कि हम उनको पैसे नहीं देते, हम दादी को पैसे नहीं देंगे, वाणिज्यिक मूल्य होता है, उसकी कीमत नहीं है। लेकिन अगर वही दादी अगर दुकानों में बेचे, इस तरह से बैठ के बेचे, तो उनको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो वही बताया गया है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत, पेटेंट होता है उसका हक, ठीक है, पेटेंट मतलब होता है उसको अपना हक बना लेंगे और ताकि कोई और व्यक्ति यूज ना कर पाए। तो यहाँ पर पेटेंट का मतलब भी दे रखा है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर पेटेंट मतलब होता है, इसका तात्पर्य होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। तो अगर आप उसको अधिकार बना लेते हैं तो कोई और व्यक्ति यूज नहीं कर पाएगा और आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है बच्चों, उसे पेटेंट कहते हैं। तो मेडिकल फॉर्म पर बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से क्या बन जाते हैं, तो मूल्यवान हो सकते हैं। आगे आते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखो समय तो चाहिए, हर एक चीज में समय चाहिए होता है। जैसे कि आप लोग 8th में हो तो 9th में जाने के लिए आपको 1 साल का टाइम लगेगा, ठीक है, वही यहाँ होता है कि समय चाहिए होता है और प्रौद्योगिकी यानी कि वो टेक्नोलॉजी चाहिए होता है बनाने के लिए। अब जैसे कि मान लो कि आपके पास इस तरह से लकड़ियां हैं, तो लकड़ी का बैट बनाने के लिए अब ऐसा तो नहीं कि अभी अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर बैट बन जाएगा, नहीं बनेगा, यानी कि इसको कुछ टाइम चाहिए होता है। यानी कि अगर आपके पास लकड़ियां हैं तो आपको इस तरह से फर्नीचर बनाने के लिए भी आपको समय चाहिए होता है या प्रौद्योगिकी, यानी कि आपको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है ना तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, दोनों क्या है, तो लोगों की आवश्यकताओं पर संबंधित है। समय भी होना चाहिए और टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, ठीक है। लिखा है लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये बात सच है कि लोग भी क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के संसाधन होते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे। लिखा है ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। तो संसाधन कौन खोजता है, खोजते तो इंसान ही है, जानवर तो खोज नहीं पाएंगे, है ना। अपने विचारों से, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज से, अपने आविष्कार खोज करते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार में बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं, यानी कि एक खोज हो जाता है तो उसके पीछे और भी खोज आविष्कार होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले बैटरी का खोज हुआ होगा, ठीक है, पहले बैटरी खोज हुआ होगा, उसके बाद में फिर बल्ब का खोज हुआ होगा, ठीक है। तो वही यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले एक खोज होता है, फिर उसके बाद दूसरा खोज होता रहता है, फिर उससे तीसरा खोज होता रहता है, और इस तरीके से नए नए खोज होते रहते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर किसी चीज बैटरी खोज हुआ होगा, फिर जनरेटर खोज हुआ होगा, तो वही यहाँ बताया गया है। देखिए आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ, यानी कि पहले आग की खोज हुई और उसके बाद खाना पकाने की भी खोज हुई, ठीक है, वही बताया गया। उसके अलावा पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विविध विधियों का विकास हुआ। तो जब पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का जब खोज हुआ था तो उससे क्या हो गया, गाड़ियां बनने लगी थी, ठीक है। तो कहने मतलब है कि एक चीज खोजी जाती है तो उसके पीछे दूसरी चीज भी खोज हो जाती है, ठीक है बच्चों।
लिखा है जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब देखो जल विद्युत क्या होता है तो मैं बता देता हूँ, आप इस फोटो में देखिए। इस फोटो में आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से पानी के यूज करके बिजली बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं, वही यहाँ बताया गया है। इससे क्या बना गया, बिजली बनती है। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, ये इसके लिए संसाधन है और इस मम्मी के लिए, इस बेटी के लिए ये मम्मी संसाधन है। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं जो कि साइड में दे रखा है। प्रौद्योगिकी तो मैंने बताया देता है, टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे लिखा है संसाधनों के प्रकार, किस प्रकार के संसाधन होते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो देखो लिखा हुआ है सामान्यतः संसाधनों की प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो किस तरह से किया गया है वो पढ़ लेते हैं। तो पहला लिखा है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, इसका देखो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लेंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति मतलब जो हमें ईश्वर देते हैं, जिसमें इंसान कुछ नहीं बनाते, ईश्वर हमें बनाकर देते हैं, है ना, गॉड बना के देते हैं, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हम उसका कोई और यूज नहीं करते हैं, सीधा हम यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो क्या क्या है, तो वायु देखो हवा हो गई जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियां हो गई, झील हो गया, मृदा यानी कि मिट्टी हो गई, और खनिज, खनिज होता है मिनरल्स, जैसे कोई पत्थर हो गया, पत्थरों का यूज भी हमारे जीवन में होता है। जैसे हमारे घरों में टाइल होता है, घर बनते हैं, तो वो सब खनिज में ही आते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी कि इनको यूज हम कर लेते हैं सीधे। लिखा है कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह का उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि हमें कुछ ऐसे सिचुएशन पर, किसी और ऐसे खास मौकों पर हमें औजार या प्रौद्योगिकी सहायता हो सकती है। अब जैसे कि मान लो कि हमें तेल निकालना है, वो भी तो प्राकृतिक ही होता है ना। तो अगर हमें मान लो जमीन के नीचे तेल निकालना है, कुछ ऐसी चीज जो जमीन के नीचे है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, औजार चाहिए होता है। बात समझ में आ रहा है, या टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। टेक्नोलॉजी रहेगी तभी हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो वही बताइए, कुछ चीजों को हमें टेक्नोलॉजी की सहायता से भी निकाला जा सकता है। लिखा है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्राकृतिक को किसमें डिवाइड किया गया है, नवीकरण। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय क्या होता है, तो नवीकरणीय होता है जिस संसाधन को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अनवीकरण क्या होता है, जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, उसे ही कहते हैं। इसको तो लिखा है नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी दोबारा हमें मिल जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है, यानी बहुत ज्यादा। असीमित मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इंसान के रहे ना रहे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा, जैसे कि यहाँ पर हो गया सूरज की जो एनर्जी मिल रही है वो हमें लगातार मिलती रहेगा, इंसान रहे ना रहे, है ना। और पवन ऊर्जा बोला गया है, यानी कि हवा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधन जैसे कि जल हो गया, मिट्टी हो गया, और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग इनका भंडार को प्रभावित कर सकता है। यानी कि अगर मान लो जल ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, मिट्टी ज़्यादा गंदा करोगे, है ना, और लकड़ियों को ज़्यादा जलाओगे, काटोगे, तो इससे क्या होगा, हमारा भंडार प्रभावित कर सकता है। हालांकि इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जंगल काट के तो हमें दोबारा जंगल मिल जाएगा उसे उगा कर, लेकिन समय इसमें बहुत लगेगा, है ना। अब जैसे कि पानी हो गया, पानी भी हमें दोबारा मिल जाता है, लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा, क्योंकि बारिश का पानी वापस कब आएगा हमें ये बात नहीं पता होता। लेकिन जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। बोला गया कि जो जल है वो नवीकरणीय संसाधन होता तो है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो सूख जाता है, ठीक है, और पानी सूख कर बादल बन जाता है, लेकिन वो पानी वापस कब आएगा हमें इसका कोई पता नहीं होता। इसलिए पानी क्या होगा, एक बहुत बड़ी समस्या में देता है। आगे आते हैं तो लिखा हुआ है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, क्या लिखा है, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार यानी कि हमारे पृथ्वी पर
सीमित है, यानी कि उसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना उसको बनाया जा सकता है। लेकिन भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, यानी हजारों साल लग सकते हैं। यह अवधि मानव अवधि जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, यानी कि इंसान तो इतना टाइम जी नहीं पाएगा, 1000 साल तक इंसान कैसे जी पाएगा। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं मुझे समझ में आ रहा हो। तो लिखा इस प्रकार के संसाधन और नवीनीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कोयला एक बार बन गया, ठीक है, तो वो अब बन ही गया है, अब दोबारा नहीं बन पाएगा, बनेगा तो उसको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं तब जाके बनता है। पेट्रोलियम भी कुछ वैसा ही है और प्राकृतिक गैस भी इन्हीं के कुछ उदाहरण होते हैं, यानी हमें दोबारा जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि देखो ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो इन पे डिपेंड करता है, वहाँ का जमीन कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पर ऊंचाई कैसा है ना, और भौतिक कारण किस प्रकार है उस पर डिपेंड करता है कि उसके नीचे जमीन के नीचे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोयला, तो कोयला हर जगह नहीं मिलता, उसके लिए कुछ ऐसा जमीन चाहिए, ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ पर मिलता है ना, स्पेशल जगह पर ही मिलता है ये। लेकिन पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो पृथ्वी पर देखा जाए जमीन अलग अलग होता है, इसलिए हर चीज अलग अलग जगह पर पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम के, तो पेट्रोलियम भी हर जगह नहीं मिलता, कुछ स्पेशल जगहों पर ही मिलता है। ठीक है बच्चों, जहाँ की मिट्टी वहाँ पर पहले से ही वैसी रही हो, वहीं से वो चीजें मिलती है, हर जगह पर ये चीजें नहीं मिलता। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कोयला कहाँ कहाँ पर भारत में मिलता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा मैं बता देता हूँ, देखो इस फोटो में देखिए कि पेट्रोलियम पूरी दुनिया में कहाँ मिलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पर इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें मौजूद है इनको बनाने के लिए, हर जगह पर ये नहीं बन पाता या अपने आप नहीं सही बन पाते। ये आगे लिखा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। ठीक है, तो मूल रूप जब बदल देते हैं तो हमारे क्या बन जाता है, वो भी संसाधन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लो चीनी किससे बनता है, तो वो गन्ने से बनता है। तो गन्ने को यहाँ पर रस पीस कर उसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है चीनी, तब जाके वो उसका मूल रूप बदल गया, वही यहाँ बताया गया है। देखो लिखा है लौह अयस्क, उस समय एक संसाधन नहीं था। लौह अयस्क क्या होता है, तो बेसिकली तो वो इस तरह से पत्थर होते हैं। ठीक है, तो हमारी तो जरूरत नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इसको जरूरत बनाने के लिए इसको पहले पिघला देते हैं। पिघलाने के बाद इसमें से क्या होता है, तो लोहे को बाहर निकाला जाता है और तब जाके उसमें से क्या निकलता है, तो लोहा निकलता है, यानी लोहा निकलता है। इसलिए इस पत्थर को क्या बोलते हैं, तो लौह अयस्क बोलते हैं। लेकिन जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था तब तक वो हमारे पत्थर ही तो था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन का यूज कैसे करते हैं, तो लोग पुल बनाते हैं, पुल के अंदर लोहा होगा, है ना, लोहा होगा और खनिज होंगे, जो मैंने बताया ना, खनिज होते हैं पत्थर, जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट भी तो पत्थरों से पीस के बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, सड़क हो गया, तो ये सब इंसान ही बनाते हैं, लेकिन वो जो जिस चीज से बनता है वो तो प्राकृतिक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मशीन किससे बनेगी, लोहे से बनेगी, तो लोहे को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, वाहन क्या होता है, तो वाहन होते हैं गाड़ियां बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, इनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी मतलब होते हैं टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आज बन रही है, जैसे ट्रेन हो गया या बस हो गया, हवाई जहाज हो गया, जो भी चीजें बन रही है आज के समय पर, वो सभी चीजें क्या है, तो वो सभी मानव निर्मित है, वो यानी कि इंसानों ने बनाया है। लिखा है इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, यानी कि प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, मानव निर्मित संसाधन, यानी कि इंसानी तो बनाते हैं। लिखा है मोना ने समझाते हुए कहा, है ना। आगे लिखा हुआ है मानव संसाधन। देखो मानव संसाधन क्या होता है, तो वो पढ़ लेते हैं। लेकिन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा ज्ञान कौशल हो। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें
गुड़ गुड़ बनाना है या चीनी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो हम उसको बनाएंगे गन्ने से। तो अगर हमारे पास उस चीज़ का ज्ञान होगा, है ना, ज्ञान यानी कि नॉलेज होगा, कौशल मतलब वो स्किल, वो तरीका अगर हमें पता होगा तभी तो हम बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ बताया गया है कि वो तरीका होना चाहिए, वो प्रौद्योगिकी होना चाहिए। प्रौद्योगिकी मतलब होता है वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर नहीं हो पाएगा तब नहीं बन पाएगा। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, वो तरीका उपलब्ध हो जिससे हम वो चीज़ बना पाएंगे, इसलिए हमें चाहिए होता है। तो हमें नॉलेज चाहिए। ठीक है, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। तो इंसान भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन होता है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। ठीक है, लोग कैसे होते हैं, तो मानव संसाधन होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको घर बनाना है तो आप किसके पास जाएंगे, मिस्त्री के पास जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, तो लिखा है शिक्षा, शिक्षा अगर चाहिए तो आप किसके पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे। ठीक है, और स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास हेल्थ है तो आप दोनों का यूज करके आप एक बहुत अच्छे क्या बन सकते हैं, तो बहुमूल्य संसाधन बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास शिक्षा ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है और आपके पास हेल्थ हमेशा खराब रहता है तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा, आप किसी के लिए कीमती नहीं हो। ठीक है, लिखा है अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि लोगों को और अधिक कीमती बनाने के लिए क्या करना होगा, तो उसके अंदर कौशल डालना होगा। कौशल मतलब होता है कि मतलब होता है आपके अंदर गुण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। अगर आपके अंदर ज्यादा गुण है तो लोग आपको ज्यादा पूछेंगे। ठीक है, आपसे ज्यादा ऑर्डर लेंगे, आपसे चीजें ज्यादा बनवाएंगे, मंगाएंगे। यानी आपके पास अगर मान लीजिए गुण ही नहीं है, अगर मान लीजिए आप घर बनाते हैं तो अगर घर बनाने का पास गुण ही नहीं है तो आपके पास कोई पूछेगा भी नहीं। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर हैं और आपको इलाज करना नहीं आता तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि अधिक संसाधन यानी कि आपको और कीमती बनाने के लिए आपको अंदर क्या होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा कौशल होना चाहिए। कौशल मतलब होता है आपके अंदर गुण होना चाहिए, है ना, अच्छी आदतें होनी चाहिए, तब जाके आप वो मानव संसाधन का विकास कर पाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा हुआ है संसाधन संरक्षण। तो लिखा है मोना ने एक बुरा सपना देखा। मोना है ना, मोना देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में, वो एक सपना देखती है। देखो यहाँ पर बेड पे सोते से सपना देख रही है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो लिखा हुआ है मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। तो ये सपना देखती है कि कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया, उसने अपनी मम्मी को बताया। उसने पूछा अम्मा क्या यह सच हो सकता है? तो अम्मा क्या बोलती है, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया यदि हम नवीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो यह दुर्लभ हो सकते हैं, बहुत दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय समाप्त हो सकते हैं। यानी कि देखो नवीकरण वो होता है जो हमें दोबारा मिल सकता है। ठीक है बच्चों, और अनवीकरण होता है जो हमें दोबारा नहीं मिलता। यानी कि अगर हम ऐसे ही यूज करते रहे, बार बार यूज करते रहे, खत्म करते रहे, तो वो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें चीज दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बहुत कुछ। अम्मा ने कहा कि बहुत कुछ कर सकते हैं। अम्मा ने उत्तर दिया आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो अम्मा कह रही है कि अपने दोस्तों से बात करो, उनसे बात करके पेड़ लगाएंगे, है ना, और भी चीजें करेंगे। लेकिन संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना है, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि सतर्कता पर होता है आराम से, सावधानी से। अगर हम कोई भी चीज आराम से यूज करेंगे तो वो हमें बचा रहेगा। मान लीजिए अगर आपको पानी पीना है ना, तो पानी पीकर आपको अगर मान लीजिए फेंक रहे हैं, उससे खेल रहे हैं, तो पानी से क्या होगा, इससे एक तरह से वेस्ट होगा और एक टाइम पर हमें वापस वो पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आज हमें बिजली मिल रहा है तो बिजली का अगर यूज अच्छे से नहीं करते तो एक टाइम पर बिजली हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही बताया गया सतर्कता पूर्वक, यानी कि सावधानी से हमें उनका उपयोग करना होगा। और इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को संसाधन संरक्षण यानी बचाव कहते हैं। लेकिन संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है।
इसका मतलब ये है कि अगर हम संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है, आवश्यकता अनुसार करते हैं, जितना हमें चाहिए उतना ही करते हैं और भविष्य के लिए, भविष्य मतलब आने वाले जनरेशन के लिए बचा कर रखते हैं, तो इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब ये होता है कि हम आज भी इस्तेमाल करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आज पानी पीना छोड़ दें, पेट्रोल का यूज़ करना छोड़ दें, नहीं, हमें आज भी इस्तेमाल करना है और आने वाले समय के लिए भी बचा के रखना है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। देखिए, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो देखो बताया गया कि संसाधनों का संरक्षण करके अनेक तरीके हैं, बहुत से तरीके हम कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, उपभोग को मतलब कि यूज को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण का उपयोग और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। देखो, पुनः चक्रण का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई बोतल है, ठीक है, अगर हम पेप्सी पीते हैं और वो बोतल को हम फेंक देते हैं तो जाके वो कूड़ा बन जाता है और फिर वो गंदगी फैलाता है, तो उसको पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल हम कर सकते हैं। रिसाइकिल मतलब उसको हम बेच देंगे तो उससे वो नया बोतल बन के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और पुनः उपयोग होता है कि उस बोतल का घर में भी आप उपयोग कर सकते हो पानी को भरने के लिए, या उसको तोड़ के गमला बना सकते हो। ठीक है, तो वही बताया कि उस तरीके से हम दोबारा योगदान दे सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सभी का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कि अगर हम पेड़ पौधों को गंदगी में रखेंगे, पेड़ पौधों को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, यानी कि वहां पर हम कूड़ा फैलाते रहेंगे, तो पेड़ पौधे मर जाएंगे और हमें वो सांस नहीं देंगे, हवा नहीं देंगे। तो वही यहाँ बताया गया है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम पेड़ पौधों से क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें उसका एरिया साफ भी करना चाहिए, यानी हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, अगर हम मान लो कहीं पर हम बीच पे जाते हैं, समुद्र किनारे या नदी किनारे खेलने जाते हैं, तो हमें वहां पर साफ सुथरा करना चाहिए। तो अगर हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमें वो चीज़ दोबारा नहीं मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, हम दोबारा वहां पर नहीं जा सकेंगे कि वहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहेगी। आगे लिखा हुआ है, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, व्यर्थ होता है बेकार कपड़े, और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। तो उन्होंने कुछ थैले बनाए थे यूज करके, है ना। वो चाहते थे तो प्लास्टिक की पन्नी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनको पता चल गया है कि प्लास्टिक क्या होता है, नुकसानदायक होता है। लेकिन मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। तो जिन्हें हम जानते हैं हम उनको दे देंगे, वो यूज कर लेंगे, है ना। तो वो लिखा है, मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। तो मुस्तफ़ा ने क्या कहा कि अपने संसाधनों को बचाओ, है ना, अपने पेड़ पौधों को, अपने एरिया को बचाओ गंदगी होने से। तो उससे हम क्या होता है, पृथ्वी को सजीव रखना बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छा कार्य है। लिखा है, जैसी ने कहा, तो जैसी ने क्या कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी और कागज व्यर्थ न हो, यानी कि कागज नहीं फाड़ूंगी, क्योंकि कागज भी क्या होता है, तो पेड़ों से ही बनाए जाते हैं। उसने स्पष्ट किया, उसने ये बताया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोग ऐसे ही अगर वेस्ट करते रहेंगे, किसी भी चीज़ को वेस्ट करेंगे, तो वो चीज़ हमें बार बार खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो हम इससे अच्छा उस चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके आगे आते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। विद्युत मतलब बिजली व्यर्थ ना हो, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। ठीक है, विद्युत मतलब होता है बिजली, विद्युत क्या होता है, बिजली होता है। ठीक है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। तो कुछ और बच्चों ने कहा कि जल अब बेकार नहीं होने दूंगी। ठीक है, लेकिन जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पानी। आशा ने कहा, ये सब किसने कहा है, तो ये आशा ने कहा है। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। सब बच्चों ने मिलकर क्या कहा कि हम पेड़ लगा सकते हैं, हम सब ये कर सकते हैं, यानी कि हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा कर सकते हैं। लिखा, यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपको क्या विचार है, आप लोग क्या विचार किया है, आप लोग भी ऐसे साफ सफाई करना चाहेंगे? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? तो बच्चों, आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको बताना है कि आप संसाधन कैसे बचा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप लोग जो धरती पर रह रहे हो वो कैसे रह पा रहे हो, तो आपका भविष्य वो पेड़ पौधों पर टिका हुआ है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य भी नहीं रह पाएगा। परितंत्र होता है चारों तरफ, हमारे जो चारों तरफ हवा है, पेड़ पौधे है, धूप है, उन सबसे हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। देखिए अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास जो चीज़ें हैं उनका उपयोग हम सतत पोषणीय करेंगे, यानी हम आज भी इस्तेमाल करेंगे उसको और आने वाले समय के लिए बचाएंगे भी। लिखा है पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। विविधता संरक्षित मतलब होता है कि सिर्फ इंसान ही धरती पर रहेंगे तो नहीं रह पाएंगे, है ना। जो हमारी धरती है सिर्फ अगर इंसान ही रहेंगे, अगर मान लो जानवर ना रहे, पक्षी ना रहे, मछलियाँ ना रहे तो इंसान का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो सभी का लाइफ का होना जरूरी है। वही बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। ठीक है। लेकिन प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को हानि कम से कम किया जाए, यानी कि जो पर्यावरण है हमारा, यानी पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मछलियाँ हो गई, है ना, अन्य जीव जो जी रहे हैं उनको हानि कम से कम पहुंचाया जाए। अगर कम से कम पहुंचाएंगे तो उनको भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। ठीक है बच्चों। जैसे आगे आते हैं तो वो आगे कुछ और बात दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, तो लिखा है सतत पोषणीय विकास के कुछ और सिद्धांत। लिखा है जीवन के सभी रूपों को आदर करना और देखभाल, यानी कि जिसमें जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, है ना, जैसे मैंने बताया, उन सभी को आदर करना होगा। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी लाइफ स्टाइल लोगों के जीवन को और बढ़ाना होगा। ठीक है। अब जैसे कि पहले लोग लकड़ी घर में रहा करते थे, लेकिन आज कैसे रहते हैं, तो आज अब पत्थरों घर में रहते हैं या ईंट के घर में रहते हैं, तो लोगों का जो गुणवत्ता है, जो जीवन जीने का तरीका है वो थोड़ा बदल गया है ना। वही बताया गया है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास जो पावर है, जो भी हमारे पास सूर्य की जो सौर ऊर्जा है, चाहे हवा हो गई, उनको हमें बचाना चाहिए। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करके इस तरह से सोलर पैनल बनाए जाते हैं जिसका हम इस्तेमाल अपने घरों में लाइट के लिए किया करते हैं रात में। ठीक है बच्चों। तो वही बताया गया कि जो हमारे पास शक्ति है, जो पावर है, उसको हमें संरक्षण करना होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हवा है, तो हवा का इस्तेमाल करके हमारे लाइफ में क्या होता है, तो इस तरह से बड़े बड़े ऐसे मिल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे विंड मिल होते हैं जो कि बिजली को बचाते हैं, है ना, बनाते हैं और उन एरिया में लाइट पहुंचाते हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती। आगे लिखा है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन यानी कि पेड़ पौधों को हमें कम नुकसान पहुंचाना चाहिए, यानी उनको कम काटना पीटना चाहिए। लिखा है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, यानी कि अगर हम पर्यावरण के प्रति अगर व्यक्तिगत व्यवहार करेंगे, अगर लगातार इस तरह से बदलाव करते रहेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। हम, ठीक है, हमें अपने व्यक्तिगत यानी कि हमें पर्सनल लेवल पे जाके उसको बनाना होगा। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। वही यहाँ बताया गया व्यक्तिगत यानी पर्सनल लेवल पे भी जाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए पर्यावरण के लिए। लेकिन समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का योग्य बनाना, है ना, यानी कि समुदाय मतलब कि हर एक धर्म को, हर एक जाति को ये अपने पर्यावरण का देखभाल करने के लिए योग्य बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों। क्योंकि सभी धर्म, सभी जातियों के लिए हम ये पेड़ पौधे हैं, सभी लोग मिल के रहेंगे तो हमारा विकास हो पाएगा। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही पेड़ पौधे काटते रहेंगे तो हम सभी का विकास वहीं पर रुक जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।